आज हम एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आस्था, कट्टरता, इनके बीच की लकीर बहुत धुंधली पड़ जाती है और अंजाम भयानक। हमारे पास कैरोलिन फ्रेजर की किताब है मर्डरलैंड। इसके आधार पर कुछ स्रोत हैं जो हमें इस जटिल मामले की तह तक ले जाने में मदद करेंगे। जी, और ये कहानी घूमती है 1985 में यूटा में हुई एक बहुत ही क्रूर हत्या के इर्द गिर्द। ब्रेंडा लाफर्टी और उनकी मासूम बेटी एरिका की हत्या। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप ब्रेंडा के ही देवरों पर लगा, रॉन और डैन लाफर्टी। उनका दावा था कि उन्हें ऐसा करने का आदेश मिला था ईश्वर से। तो आज हमारा काम यही है इन स्रोतों से गुजरकर ये समझना कि आखिर कैसे कोई धार्मिक विश्वास इस हद तक पहुंच सकता है। ये स्रोत हमें यूटा के एक खास मॉर्मन समुदाय के अंदर ले जाते हैं। क्या ये जो मुख्य मॉर्मन चर्च है उससे कुछ अलग था? हाँ बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि लाफर्टी परिवार का ताल्लुक मॉर्मन धर्म की एक, आप कह सकते हैं, अति रूढ़िवादी शाखा से था, जो बहुविवाह का समर्थन करती थी और मुख्य धारा चर्च से काफी अलग थलग हो चुकी थी। नियम बहुत सख्त थे वहाँ। बाहरी दुनिया के प्रभाव को शक की नजर से देखा जाता था और यह साफ करना जरूरी है कि ये उस बड़े एलडीएस चर्च का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं। ये जरूरी बात है। और इसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं दो बिल्कुल विपरीत किरदार उभरते हैं। एक तरफ है रॉन लाफर्टी। स्रोत उसे कैसे दिखाते हैं? क्या सिर्फ एक कट्टर व्यक्ति के तौर पर या कुछ और भी था? सिर्फ कट्टर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। किताब के विश्लेषण के मुताबिक रॉन धीरे धीरे खुद को एक नबी, एक पैगंबर मानने लगा था। उसे लगता था कि उसे सीधे ईश्वर से रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, मतलब संदेश मिल रहे हैं। उसका अहंकार बढ़ता गया। वो ये मानने लगा कि उसे उन लोगों को रास्ते से हटाने का दैवीय अधिकार है जो उसके रास्ते में आते हैं या जो उसकी धार्मिक व्याख्या पर सवाल उठाते हैं। और इन कथित रहस्योद्घाटनों में ब्रेंडा का नाम भी शामिल था। ये तो वाकई डरावना है कि कैसे कोई धर्म की आड़ लेकर ऐसी सोच रख सकता है। और दूसरी तरफ ब्रेंडा, वो सिर्फ एक शिकार नहीं थी, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत ब्रेंडा को एक पढ़ी लिखी, काफी स्वतंत्र सोच वाली और मुखर महिला के तौर पर दिखाते हैं। वो उस समुदाय के दमनकारी माहौल पर सवाल उठा रही थी, खासकर महिलाओं के प्रति जो नजरिया था और बहुविवाह जैसी प्रथाएं। उसकी ये आधुनिक सोच, ये सवाल उठाने की हिम्मत, यही लाफर्टी भाइयों को, खासकर रॉन को खटकने लगी थी। वो उस बंद समाज के लिए एक तरह की चुनौती बन गई थी। तो ये टकराव सिर्फ लोगों का नहीं था, ये तो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ वो कट्टर पितृसत्तात्मक व्यवस्था और दूसरी तरफ एक महिला की आजादी की आवाज। स्रोत इस टकराव के बारे में और क्या बताते हैं? क्या कुछ और सामने आता है? कहानी असल में इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे धार्मिक चरमपंथ, मतलब एक्सट्रीमिज्म, तर्क और मानवीय सहानुभूति को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लाफर्टी भाइयों को लगता था कि वे ईश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं और इस विश्वास ने उन्हें कोई भी नैतिक सीमा लांघने की जैसे इजाजत दे दी। किताब ये भी दिखाती है कि कैसे समुदाय के अंदर एक डर और चुप्पी का माहौल ऐसे चरमपंथ को पनपने देता है। कोई बोलता नहीं। हाँ, वो डर। और लेखिका कैरोलिन फ्रेजर की क्या भूमिका रही इसे सामने लाने में? स्रोत उनके काम के बारे में क्या कहते हैं? कैसा लिखा है उन्होंने? स्रोतों में फ्रेजर के काम की, उनके गहन शोध की और संवेदनशील लेखन की काफी तारीफ है। कहा गया है कि उन्होंने न केवल तथ्यों को बहुत बारीकी से इकट्ठा किया, बल्कि किरदारों के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उनको भी गहराई से उकेरा है। उनका लेखन पढ़ने वाले को सिर्फ घटना की जानकारी नहीं देता, बल्कि उस माहौल, उस डर और उस दर्द को महसूस करवाता है। तो ये सिर्फ एक सच्ची अपराध कथा नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी बन जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास की सीमा कहाँ खत्म होती है और कहाँ से अंधविश्वास या कट्टरता शुरू हो जाती है। सही कहा। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो कहानी ये सवाल भी उठाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो स्थापित धार्मिक या सामाजिक नियम हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बने। ब्रेंडा की कहानी एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कि जब कोई व्यवस्था सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो क्या हो सकता है। उसकी आवाज भले ही दबा दी गई,
लेकिन वो उस प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई। तो मर्डरलैंड उन लोगों के लिए वाकई एक जरूरी पड़ताल है जो सच्ची आपराधिक घटनाओं के पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना चाहते हैं। ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, नियंत्रण और विद्रोह की भी कहानी है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी कहानी है जो बेचैन करती है, परेशान करती है, लेकिन साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे अपने समाज में आस्था और तर्क के बीच क्या रिश्ता है। ये हमें याद दिलाती है कि बिना सवाल किए आग बंद करके किसी भी विचारधारा या विश्वास को अपना लेना कितना खतरनाक हो सकता है। इस गहरी और गंभीर चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई ये किताब मर्डरलैंड पढ़ना चाहे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं।